वर्ल्ड में अराउंड 195 कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी के आप लास्ट ईयर्स की ग्राफ उठा के देख लो, कभी भी आपको एक लीनियर ग्राफ नहीं दिखेगा, रादर हमेशा फ्लक्चुएशन से भरा हुआ ग्राफ ही मिलेगा। मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहती, समय के साथ उसमें बदलाव और फ्लक्चुएशंस आते ही रहते हैं। ये चेंजेस हमें प्रोडक्टिविटी, जीडीपी, सप्लाई और डिमांड, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग या बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से देखने को मिलते हैं। और अगर इकोनॉमी को समझना है तो इन फैक्टर्स को भी समझना जरूरी होगा। इसलिए आज हम इन फ्लक्चुएशंस के बारे में जानेंगे। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ब्रॉडली 6 फेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला एक्सपेंशन, देन पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपने ये नाम कई बार सुने होंगे, पर आज हम डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला है एक्सपेंशन फेज। इस फेज में बेसिकली इकोनॉमी आगे बढ़ते हुए दिखेगी और ग्राफ में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ते हुए दिखेगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे और यूजुअली पॉजिटिव इकोनॉमिक कंडीशंस मिलेंगी। अगर ऐसे ही इकोनॉमी बढ़ती रही और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती रही तो इकोनॉमी अपने मैक्सिमम आउटपुट वाले फेज में पहुंच जाती है। इसी फेज को हम इकोनॉमी का पीक फेज बोलते हैं, मतलब ग्रोथ का टॉप फेज। इस समय इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को लेकर अपनी फुल कैपेसिटी में होती है, पर जैसे फुल मून नाइट के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, वैसे ही पीक फेज एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लोइंग डाउन। थर्ड फेज होता है रिसेशन फेज। इसी फेज में ज्यादातर आपको ले ऑफ्स की खबरें सुनाई देती हैं। इस फेज में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, कंपनीज के प्रोडक्ट्स बिकने कम हो जाते हैं, उनके पास रेवेन्यू नहीं आता और वो ले ऑफ्स करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ फेज होता है डिप्रेशन फेज। ये रिसेशन का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिलता है। लोगों की जॉब्स तो चली ही जाती हैं, फैक्ट्रीज भी अपना प्रोडक्शन कम कर देती हैं और जॉब नहीं होगा तो लोगों के पास भी खर्च करने को ज्यादा पैसा नहीं बचता। इट्स लाइक अ प्रोलॉन्ग्ड एंड सिवियर रिसेशन। इसका एग्जाम्पल है 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसका इम्पैक्ट अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी कई कंट्रीज में भी देखने को मिला। फिफ्थ फेज है ट्रफ फेज। ये फेज वो होता है जब इकोनॉमी लोवेस्ट फेज हिट कर जाती है, यानी इकोनॉमी का डार्केस्ट आवर। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम होती है और बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं। ट्रफ फेज में इकोनॉमी काफी वीक होती है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इस फेज से इकोनॉमी को बाहर निकालने में समय लगता है, लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के एक्शन से ग्रेजुअली रिकवरी होती है। क्योंकि ये इकोनॉमी का लोएस्ट पॉइंट है तो इकोनॉमी इसके नीचे नहीं जाती, रादर इस फेज में आपको एक रिकवरी स्टेज एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई देगी विद एन अपवर्ड ट्रेंड। और फिर लास्ट फेज आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, डिमांड, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग में सुधार देखा जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ट्रफ फेज से निकलकर रिकवरी फेज में आती है। रिकवरी फेज में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है और इकोनॉमी को नॉर्मल ट्रैक पर वापस आने में मदद मिलती है। तो फेजेस तो अब हमने जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं कि इतने सारे शिफ्ट्स का स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है। स्टॉक मार्केट इन इकोनॉमिक साइकिल्स को लेकर काफी सेंसिटिवली रिएक्ट करती है। जब इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में होती है तब स्टॉक मार्केट में शेयर के दामों में भी तेजी देखने को मिलती है। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है और वो ज्यादा शेयर खरीदते हैं, जो कि शेयर प्राइसेस को और ऊपर ले जाता है। पीक के समय शेयर का दाम सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जब रिसेशन आता है तब स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आती है। लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है और वो शेयर बेचने लगते हैं, जिससे कि शेयर के दाम गिरते हैं। डिप्रेशन के समय स्टॉक मार्केट में बड़ा ड्रॉप आता है। लोग अपना पैसा बचाने के लिए शेयर बेचने लगते हैं, जो कि शेयर प्राइसेस को और भी कम कर देता है। ट्रफ फेज में शेयर के प्राइसेस की गिरावट कम हो जाती है और रिकवरी के समय स्टॉक मार्केट में भी सुधार आता है। इन फेजेस को ना सिर्फ जानना बल्कि इन्हें एनालाइज करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप ये समझ जाएं तो एक्सपेंशन के समय ज्यादा एक्साइटमेंट से बाइंग और रिसेशन के समय पैनिक सेलिंग जैसे डिसीजंस लेने से
आप खुद को रोक सकते हो। आप अलग अलग साइकिल्स में क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं। जब एक्सपेंशन आए तब आपको अपना फोकस ग्रोथ स्टॉक्स पर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय की इकोनॉमी को देखते हुए ऐसे स्टॉक्स आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकें। पीक फेज के समय ओवरवैल्यूड स्टॉक से दूर रहना चाहिए और एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना चाहिए। रिसेशन के समय आप ज्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स और डिफेंसिव स्टॉक्स। ये ऑप्शंस आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फेज में मार्केट में कम ट्रांजैक्शंस करके पैसा बचाना चाहिए। यहाँ कैश रिजर्व्स बनाए रखना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके साथ ही डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बांट देते हो अलग अलग एसेट्स में, तब भी आप काफी हद तक रिस्क रिड्यूस कर सकते हो। फिर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ना करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, ताकि अगर इकोनॉमिक साइकिल में गिरावट भी आए तो टाइम के साथ साथ आपका लॉस रिकवर हो सके। अपने आसपास के न्यूज़ को जानना, एम्प्लॉयमेंट रेट और ले ऑफ्स की खबर रखना, ये सब भी आपके रिस्क को घटा सकता है। मार्केट सेंटिमेंट के बारे में आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से पता चल सकता है। सो दिस वाज अबाउट वेरियस इकोनॉमिक फेजेस एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। इनकी खबर रखकर आप एज एन इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.